हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जेई मेन का एग्ज़ाम हो गया होगा या 28 को लास्ट जो शिफ्ट है उसके बाद आप लोगों का जेई मेन का एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसा टॉपिक जो जेई एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो जेई मेन के सिलेबस में भी है ना। तो ये जो टॉपिक मैं कवर कराने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये आपको जेई मेन में भी काम आएगा और जेई एडवांस्ड में भी काम आएगा। जेई एडवांस्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इनऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ से कवर होता है, क्योंकि देखें पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये स्टूडेंट्स जेई मेन के समय ही अच्छा कर लेते हैं और ये तीनों चैप्टर उनका बहुत बढ़िया होता है। उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत रह जाती है ब्लॉक में, सॉल्ट में और मेटलर्जी में। तो सॉल्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके अप्रैल शिफ्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जेई एडवांस्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि पूरा सॉल्ट एनालिसिस जो है वो मैं यूट्यूब पर करवा दूँ। इसके अलावा जो जेई एडवांस्ड के बाकी चैप्टर्स हैं जैसे मेटलर्जी हो गया, और फिजिकल में भी कुछ हैं, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, या सॉल्ट का ही और ज़्यादा प्रैक्टिस करना हो जाए एडवांस्ड का क्वेश्चन, तो उसके लिए हम लोग जल्द ही क्रैश कोर्स अनाउंस करने जा रहे हैं ना। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अलग से। अभी मैं आपको सॉल्ट बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग वहाँ भी, इससे आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि क्रैश कोर्स में हम लोग जो चैप्टर आपने नहीं किया है, जैसे नाम तो उसका क्रैश कोर्स है लेकिन मेटलर्जी आपने बिल्कुल नहीं किया है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। सॉल्ट भी वहाँ पर बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे जैसे मैं यहाँ करा रहा हूँ। तो एक आपको क्रैश कोर्स या एडवांस के जो चैप्टर हैं उनको कैसे कराया जाएगा उसका भी आइडिया आपको मिल जाएगा। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, सॉल्ट एनालिसिस है, व्हाट इज सॉल्ट से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, है ना। और फिर जो ये एडवांस्ड तक के सारे पीवाईक्यूज भी कवर करे जाएंगे। पीवाईक्यू तो खैर जहाँ हम लोग क्रैश कोर्स करवाएंगे वहाँ पर कराया जाएगा, लेकिन हाँ, थ्योरी वाला पार्ट मैं यूट्यूब पर पूरा कवर कर दूंगा इस चैप्टर का, ताकि आपको आइडिया मिल जाए क्रैश। इसलिए सॉल्ट एनालिसिस अपना चैप्टर का नाम है। सॉल्ट आप लोग जानते ही होंगे, है ना। सॉल्ट ही पहले बात कर लेते हैं। एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग सॉल्ट के अंदर पता करते हैं कि क्या क्या होगा। अब सॉल्ट आपको भी पता है, एक केटायन और एक एनायन से मिलके बना होता है। जैसे मैं यहाँ पर समझाऊँ तो जैसे हमारे पास एक सॉल्ट है NaCl, बहुत सिंपल सॉल्ट है, सारे बच्चों को इसके बारे में पता होता है। पहला सॉल्ट बच्चे यही बताते हैं, NaCl। तो NaCl को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक केटाइनिक पार्ट होगा, सोडियम प्लस, और इसमें एक एनाइनिक पार्ट होगा, Cl माइनस। अब एक चीज और बच्चों को पता होता है कि सॉल्ट बनता कैसे है। सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के रिएक्शन से। तो NaCl कैसे बना होगा, NaOH और HCl के रिएक्शन से। तो आप देखें NaOH का Na वाला पार्ट सॉल्ट में आया है और HCl का Cl माइनस वाला पार्ट सॉल्ट में आया है ना। तो इसको हम लोग, जो केटायन है वो हमेशा बेस से आएगा, तो केटायन को हम लोग बेसिक रेडिकल भी कह देते हैं। और एनाइन वाला जो पार्ट है वो हमारा एसिड से आता है, तो इसको हम लोग एसिडिक रेडिकल भी कह देते हैं। तो जो हमने इधर एक्सप्लेन किया है वो पूरा पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए हमारा सॉल्ट है NaCl, है ना। NaCl में जो एनाइनिक पार्ट है वो है Cl माइनस, है ना। वो आया है हमारा HCl से, इसी वजह से उसे एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। और जो हमारा केटाइन वाला पार्ट है Na प्लस, वो आया है NaOH से, इसलिए इसको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। अगर आपको इधर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ, अब दिखने लगा होगा, है ना। इसको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिडिक रेडिकल है, कौन सा बेसिक रेडिकल है, दरअसल इस पूरे चैप्टर में यही पता कर रहे हैं। एक्चुअली होगा क्या कि हमारे पास एक पेपर के ऊपर सॉल्ट दे दिया जाएगा। अब सॉल्ट का कलर कुछ हो सकता है कलरलेस हो सकता है ग्रीन हो, कुछ भी कलर का सॉल्ट हो सकता है। अब वो सॉल्ट में हमें बताना है कि कौन सा केटाइन और कौन सा एनाइन प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है ना कि NaCl ही हमारा सॉल्ट है, CaCl2 भी हो सकता है ना, AgCl भी हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है। तो हमें उसमें बताना है कौन सा केटाइन प्रेजेंट है और कौन सा एनाइन प्रेजेंट है। यही एनालिसिस करने को हम लोग सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं। तो हम लोग जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे बारी बारी से, कि पहले केटाइन चेक करते हैं या पहले एनाइन चेक करते हैं, पहले एनाइन ही चेक करते हैं, तो क्यों चेक करते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिटेल से करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एसिडिक रेडिकल के बारे में पढ़ने वाले। एसिडिक रेडिकल बोले तो अनायंस, है ना, अनायंस के बारे में पढ़ने वाले। हमारे सिलेबस में टोटल 23 एसिडिक रेडिकल्स हैं, यानी कि 23 अनायंस हैं। इनको हम लोगों ने दो ग्रुप में क्लासिफाई कर लिया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये सब हमने स्लाइड में पहले से लिख के इसलिए रखा हुआ है ताकि वो लिखने वाला जो समय है वो आपका बच जाए। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें ये पूरा नोट एज इट इज आपको मिल जाएगा। तो आपका लिखने वाला जो पार्ट है, लिखने वाला समय वो बच जाएगा। एकदम यहाँ पर समझने पर ही फोकस करेंगे, और ये सारा का सारा PDF में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसको बार बार पढ़ने से वो आपको याद भी हो जाएगा। चाहे तो आप इसका शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे उस PDF की मदद से, है ना।
तो हमारे पास जितने एनायंस हैं 23 एनायंस, उनको हमने दो ग्रुप में क्लासीफाई किया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 17 एनायंस यानी कि एसिडिक रेडिकल, और ग्रुप बी में 6, जो हमारे सिलेबस में 23 है वो 17 और 6। ग्रुप ए वाले ऐसे हैं जिसमें एसिड ऐड करने पे गैस इवॉल्व होता है। इसको मैं जरा नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। एनायंस जितने भी हैं ना, एनायंस जो भी हैं उनको हमने दो ग्रुप में क्लासीफाई कर लिया है। अब ग्रुप ए वाले जो हैं, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रुप ए वाले, मान लेते हैं कोई सॉल्ट है हमारे पास, तो उसको हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया है ना, उसको हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब में ले लिया, उसका सॉल्यूशन ले लिया, उस सॉल्ट को है ना इसमें डाल दिया वाटर। अब इसमें आप एसिड ऐड करें, अभी हमने कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वो डिफाइन नहीं किया, वो आगे फर्दर क्लासीफाई करेंगे इसको। लेकिन इसमें मान लेते हैं एसिड डाला आपने, कोई H+ डाला इसमें, और H+ डालने से इसमें से अगर गैस इवॉल्व होता है, इसमें से अगर गैस इवॉल्व होता है तो इसको हमने रख दिया ग्रुप ए में। लेकिन H+ डालने से अगर कोई गैस इवॉल्व ना हो, उसको किसी और तरीके से चेक किया जाए, तो उसको हमने डाला है ग्रुप बी में। ग्रुप बी में जनरली प्रिसिपिटेट या फिर कलर चेंज वाला पढ़ते हैं, है ना, कि उसमें कोई सुटेबल रिएजेंट डालते हैं कुछ सॉल्यूशन में, तो या तो वो प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा या उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसी बेसिस पर हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है एसिडिक रेडिकल्स को, यानी कि एनायंस को। पहला ग्रुप ऐसा है जिसमें अगर आप डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करें तो उससे गैस इवॉल्व होगा। दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसमें अगर सुटेबल रिएजेंट, है ना, पर्टिकुलर रिएजेंट से रिएक्ट कराएं तो वहां पर क्या होगा, पीपीटी प्रोड्यूस होगा या फिर कलर चेंज होगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं दो कैटेगरी बन जाएगा, एक सब ग्रुप बन जाएगा पीपीटी वाला और दूसरा सब ग्रुप बन जाएगा कलर चेंज वाला। और यहाँ भी दो सब ग्रुप बन सकता है, एक सब ग्रुप बन जाएगा डाइल्यूट एसिड वाला, एक सब ग्रुप बन जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड वाला। तो ग्रुप ए में जो हमारे 17 एनायंस थे जिसमें एसिड ऐड करने पे गैस इवॉल्व होता था, उनको हमने फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, है ना। तो एक है सब ग्रुप ए, है ना, इसको मैं सब ग्रुप 1 कह दिया, और दूसरे वाले को सब ग्रुप 2 कह दिया। तो सब ग्रुप 1 वाले वैसे सॉल्यूशंस थे या वैसे एनायंस उस सॉल्ट में प्रेजेंट हो जिसमें आप डाइल्यूट एसिड डालें तो गैस इवॉल्व हो जाए। जैसे मान लेते हैं हमें एक सॉल्ट दिया गया है ना, सॉल्ट दिया गया, उस सॉल्ट को हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, उसका सॉल्यूशन, और इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया, डाइल्यूट HCl। और डाइल्यूट HCl डालते ही अगर कोई गैस इसमें से निकल रहा है बाहर की तरफ, है ना, तो ऐसे सारे ही सॉल्ट आ जाएंगे सब ग्रुप ए में, है ना। अगर डाइल्यूट HCl से नहीं आ रहा है और वो ग्रुप ए का ही है तो उसको सब ग्रुप बी में डालेंगे, वहाँ क्या होगा सब ग्रुप 2 में। सब ग्रुप 2 में क्या होगा, आप ऐसे सॉल्ट लें जो डाइल्यूट HCl से तो गैस का फॉर्मेशन ना करें, डाइल्यूट HCl आप डालें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसमें आप कंसंट्रेटेड एसिड डाल रहे हैं तो यहां से गैस निकलने लगे। तो अगर कंसंट्रेटेड एसिड के डालने से गैस निकलने लगे तो इसको हम लोग रखते हैं सब ग्रुप 2 में। तो यहां देखिए वही लिखा। तो हमारे पास जो 17 एनायन थे उसमें से 8 एनायन ऐसे हैं जो सब ग्रुप 1 वाले हैं, जो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन 8 ऐसे हैं जो कंसंट्रेटेड से करते हैं। अब इसमें आप ध्यान रखें, जो डाइल्यूट से करता था ना वो भी कंसंट्रेटेड से गैस फॉर्म कर लेगा, क्योंकि जो डाइल्यूट से ही रिएक्ट कर जा रहा है, जो डाइल्यूट से ही गैस बना दे रहा है, वो तो कंसंट्रेटेड से बनाएगा ही। साथ ही साथ 8 और नए हैं जो डाइल्यूट से नहीं बनाते, केवल और केवल कंसंट्रेटेड से बनाते हैं। इनका नाम भी मैं अगले पेज में बताऊंगा। एक पेज पे हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखा है ताकि ये ज़्यादा क्राउडेड ना लगे आपको। अगर इधर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि सर इधर 8 और इधर 8, ये तो 16 ही हुए और आपने ऊपर 17 लिख रखा है। तो एक एनायन ऐसा है जो दोनों के साथ देता है टेस्ट, इधर भी और इधर भी, और दोनों अलग अलग ऑब्जर्वेशन देता है, उसको हम लोग अलग से करेंगे, वो दोनों में, है ना। अब ग्रुप बी के जो 6 एनायंस हैं उनके बारे में अगर बात करें तो 2 एनायन हम लोग पढ़ेंगे ऐसे जो पीपीटी बनाते हैं, और 4 एनायन हम लोग पढ़ेंगे कलर चेंज में जो अपने सिलेबस में है ना। अब देखें जो चीज़ें मैंने पीछे बताया उसका एक बार यहाँ रिकैप आ गया है। ग्रुप ए का ही पार्ट था अपना सब ग्रुप 1। सब ग्रुप 1 में क्या था कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, अननोन सैंपल है, इसमें कौन सा एनायन है हमें नहीं पता, इसमें आप डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालें और यहाँ से अगर गैस इवॉल्व हो गया मतलब सब ग्रुप 1 के जो 8 एसिडिक रेडिकल थे उन्हीं में से कोई ना कोई हो। एंड बाइसल्फाइड, सल्फाइड एंड थायोसल्फाइड, इसके अलावा एसीटेट और नाइट्राइट। देखें कार्बोनेट बाय कार्बोनेट तो ऐसे ही याद हो जाएगा, दो दो के पेयर में याद रखें, आसानी से 8 याद हो जाएंगे, है ना। कार्बोनेट बाय कार्बोनेट, फिर सल्फाइट बाय सल्फाइट, फिर सल्फाइड थायोसल्फेट, और फिर एसीटेट और नाइट्राइट।
दो दो के पेयर में अगर आप याद रख लें तो ये आठों ऐसे हैं जो हमारा डाइल्यूट से ही क्या कर देगा, गैस का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये डाइल्यूट से कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेटेड वाले से भी करेगा। तो जैसे ही आपने इस अननोन सैंपल में डाइल्यूट HCl डाला, इस अननोन सैंपल में आपने डाइल्यूट HCl डाला और यहाँ से गैस इवॉल्व हो रहा है, यहाँ से गैस इवॉल्व हो रहा है, मतलब ये तय हो चुका है कि इन आठों में से ही कोई ना कोई अनायन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई हो। अब हम लोग बारी बारी से ये समझेंगे कि कार्बोनेट में किस तरह का गैस निकलेगा, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में, उस तरह से सल्फाइट बाई सल्फाइट में किस तरह का गैस निकलेगा, H2- में किस तरह का गैस निकलेगा। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले हम लोग कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे सैंपल में जो एनायन है उसमें कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट मान लेते हैं इसमें से कोई प्रेजेंट है, तो अगर कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट प्रेजेंट होगा उसका जब आप H+ से रिएक्शन कराएंगे तो H2CO3 बन जाएगा। अब ये H2CO3 जो है ये अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है वाटर और CO2 में। तो यहाँ पर इस केस में जो गैस बाहर निकलेगा वो हमारा CO2 गैस बाहर निकल रहा था। तो समझ में आया गैस कैसे बाहर निकल रहा है डाइल्यूट H+ ऐड करने से। अब हम लोग समझेंगे कैसे कि CO2 बाहर निकल रहा है। तो CO2 की पहचान आप लोग जानते हैं, ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है जो कि ब्रिस्क इफर्विसेंस के साथ बाहर आता है। ब्रिस्क इफर्विसेंस का मतलब है तीव्र बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलना। आपने कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल ओपन किया होगा, उसमें से जो सन्न की आवाज के साथ जो गैस बाहर आता है वो CO2 ही है। CO2 की पहचान क्या होगी, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है जो कि बाहर निकल रहा है विथ ब्रिस्क इफर्विसेंस। और इसका एक और पहचान है कि लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। ये आपने जूनियर क्लासेज में पढ़ा होगा, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे लाइम वाटर की टेस्ट में। अब इसके मैकेनिज्म को अगर थोड़ा और डिटेल में समझें तो यहाँ पर CO3 2- जो है ये ऐसे तो होगा नहीं, साथ में इसका केटाइनिक पार्ट भी होगा क्योंकि ये सॉल्ट के रूप में होगा। तो मान लेते हैं हमारा Na2CO3 सॉल्ट था, इसके साथ हमने रिएक्शन कराया डाइल्यूट HCl का। तो अब आपने एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ा होगा कि एसिड बेस रिएक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था। जो जब डाइल्यूट एसिड ले रहे थे तो आपने देखा होगा दोनों हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है ताकि ये रिएक्शन हो पाए और हमारा H2CO3 बन पाए, तभी तो ये टूटेगा और CO2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होगी कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में किस मैकेनिज्म के तहत हमारा गैस का इवोल्यूशन होता है। अब हम लोग हमारा अगला जो एनायन है उसके बारे में पढ़ेंगे, सल्फाइट और बाइसल्फाइट आयंस। अब देखें सल्फाइट बाइसल्फाइट, इस पे H+ डाला, क्लियरली दिख रहा है H2SO3 बन जाएगा। और फिर ये H2SO3 जो है ये भी फर्दर टूट जाता है, तो यहाँ से वाटर रिमूव करें, तो यहाँ से वाटर रिमूव करें तो H2SO3 से जब H2O निकालेंगे तो SO2 बच जाएगा। तो यहाँ जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो हमारा SO2 गैस है। और SO2 गैस की पहचान क्या है, ये भी कलरलेस गैस है लेकिन इसका बर्निंग सल्फर स्मेल होता है। बर्निंग सल्फर एक बहुत ही पंजेंट एक जनरलाइज टर्म है जिसका मतलब होता है तीखा स्मेल, है ना, गंदा स्मेल, तीखा स्मेल। इस स्मेल को अगर आपको समझना हो कि ये किस तरह का स्मेल है तो आपने टायर को जलते हुए देखा होगा। टायर जो है वो सड़क किनारे कहीं जल रहा हो तो उसमें से जो तीखी स्मेल आती है वो बर्निंग सल्फर स्मेल है, वो सल्फर का ही स्मेल है। क्योंकि टायर जो बना होता है वो रबर के वल्कनाइजेशन की जाती है उसमें, और रबर के वल्कनाइजेशन में सल्फर का यूज किया जाता है। तो ये जो स्मेल आता है SO2 गैस का वो पंजेंट स्मेल है, एक तीखी गंध है ना। तो कलरलेस गैस CO2 भी था, कलरलेस गैस SO2 भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो लाइम वाटर को मिल्की करता था, आगे आप पढ़ेंगे SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की करता है। इसका और भी आगे कंफर्मेटरी टेस्ट भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए क्या है कि इसमें पंजेंट स्मेल है जबकि CO2 ऑर्डरलेस होता था, उसका कोई स्मेल नहीं। इसके अलावा हमारा अगला जो एनायन था वो था H2- सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन में अगर आप डाइल्यूट H+ ऐड करते हैं तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एसिड मिलेगा वो हमें H2S मिलेगा। और H2S का ऑब्जर्वेशन क्या है, तो अगेन कलरलेस, कलर अभी तक किसी भी गैस में नहीं आया है, ये भी कलरलेस है। ये भी डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है, तो स्मेल से। इसका जो स्मेल आ रहा है वो रोटन एग स्मेल है, सड़े हुए अंडे के जैसा स्मेल। तो अभी तक हमने 3 गैस देखे, CO2, SO2 और H2S। तीनों में डिफरेंशिएट हमने उनके स्मेल से ही किया है। CO2 स्मेल है ही नहीं, ऑर्डरलेस है। SO2 बर्निंग सल्फर स्मेल या पंजेंट स्मेल। H2S का रोटन एग लाइक स्मेल। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा कि डाइल्यूट H+ डालने से किस तरह से उनमें से गैस निकल रहा है। एक में से CO2 निकल रहा, दूसरे में से SO2 निकल रहा और तीसरे में से H2S निकल रहा। अब अगला एनायन जो है अपना वो है थायोसल्फेट। अब थायोसल्फेट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं अगले पेज पर, क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है।
अब यहाँ पर देखेंगे आप, थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सल्फेट में ही एक जगह बस डबल बॉन्ड ऐसा आ जाता है, बाकी सल्फेट का ही स्ट्रक्चर। तो ये हमारा थायोसल्फेट है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, इसका जो एक बॉन्ड है ये 3D पाई 3p पाई बॉन्ड, तो ये बॉन्ड वीक होगा। तो ये बॉन्ड वीक होगा ना, तो ये आसानी से टूट जाता है, ये आसानी से टूट जाता है। तो ये जैसे ही टूटेगा तो हमें सल्फर का येलोइश वाइट पीपीटी मिल जाएगा, और इसके साथ ही हमारा SO3 यानी कि सल्फाइट आयन भी मिल जाएगा। तो इसी वजह से इसमें जब H+ डालेंगे तो ये हो गया एक तरह से आप सल्फाइट आयन में H+ डाल रहे हो। तो सल्फाइट आयन में जब H+ डालोगे तो वहां से तो SO2 गैस मिल जाएगा, है ना। सल्फाइट आयन में जब आप H+ डालोगे तो यहाँ से तो SO2 गैस बन जाएगा, और इसके अलावा आपको साथ में सल्फर भी मिलेगा। तो वही देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, सल्फर का येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी मिला है, इसके अलावा SO2 गैस बाहर निकल रहा है। SO2 गैस बाहर निकल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इसका पंजेंट स्मेल से। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा वो इन दोनों का मिला जुला ऑब्जर्वेशन होगा। मैं थोड़ा साइड कर दूं ताकि आपको ये भी दिखे, है ना। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा होगा वो ये येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी दिख रहा होगा सल्फर की वजह से, और साथ ही साथ कलरलेस गैस, ये SO2 की बात हो रही है जिसका बर्निंग सल्फर स्मेल भी है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने जो जो आयन डिस्कस कर लिए हैं, OSCO3 HCO3 इन दोनों का ऑब्जर्वेशन सेम था, है ना। इसके अलावा SO3 और HSO3 इन दोनों का ऑब्जर्वेशन सेम था। इसके अलावा सल्फाइड आयन और H2O3 और H2O3 इन 6 आयन्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2 आयन्स अभी भी हमारे पास बच रहे हैं, जो कि है CH3CO- आयन और NO2- आयन। तो अब इन दोनों की बात कर लेते हैं जरा। तो CH3CO- इसका नाम है एसीटेट आयन, ये आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। ये हमारा एसीटेट आयन, इसमें जब आप H+ डालेंगे तो बड़े ही आराम से हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा जिसका विनेगर लाइक स्मेल होता है। ये आप ऑर्गेनिक में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कलरलेस है, अभी तक किसी का भी कलर नहीं मिला। कलर एक जगह आपको मिला है, वो भी सल्फर का कलर था, गैस का कलर नहीं था, वो गैस वहां भी कलरलेस था। सब स्मेल ही अलग अलग है सब में। अब हमारा आखिरी है NO2, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। सब ग्रुप 1 में आखिरी है लेकिन इंपॉर्टेंट। NO2 में अगर आप H+ डालेंगे तो HNO2 बन जाएगा, ये याद रखना है आपको रिएक्शन भी। अब ये जो HNO2 बना है इसको स्लाइट वार्म कर दें आप। SW का मतलब है थोड़ा सा गर्म किया। HNO2 को जैसे ही थोड़ा सा आप गर्म कर देंगे ये चला जाएगा HNO3 और NO में। यहाँ पर देखें HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ +5 और +2। यहाँ पर देखें एक तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी हुआ है इसका, स्लाइट हीटिंग से +5 और +2 में चला गया। अब ये जो NO बना है, ये NO एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, एरियल ऑक्सीजन से, हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके NO2 का ब्राउन फ्यूम बना लेता है। अब ये देखें पहला कलर वाला गैस आया है, इससे पहले चाहे CO2 हो, SO2 हो, CH3COH हो, किसी का भी कलर नहीं था, लेकिन NO2 जो गैस निकलेगा ये कलर्ड गैस निकलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब में कोई सैंपल दिया हुआ है, उसमें हमने डाइल्यूट HCl डाला या डाइल्यूट H2SO4 डाला और कलर्ड गैस बाहर निकला है, इसका मतलब पक्का उसमें NO2-, क्योंकि बाकी जितने भी गैसेस निकल रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ उनका तो कोई कलर ही नहीं है, वो सारे कलरलेस हैं, वो बस अपने स्मेल की वजह से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एसिडिक रेडिकल्स में यानी कि एनायंस में, जो हमारे सिलेबस में 23 एनायंस हैं उसमें से ग्रुप ए है ना, ग्रुप ए जिसमें कि 17 एनायंस हैं, है ना, उसका हमने सब ग्रुप 1 कर लिया है, सब ग्रुप 1 कर लिया है, जिसमें टोटल 8 एनायंस के ऑब्जर्वेशंस को हमने देखा, जो डाइल्यूट एसिड से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता था, किस तरह का गैस निकलता था और उसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे। इसी तरह से अगले वीडियो में हम लोग सब ग्रुप 2 जो है जिसमें 8 और एनायंस हैं उनका ऑब्जर्वेशंस देख लेंगे। उसमें कंसंट्रेटेड एसिड डालने से कौन से गैस और किस तरह का ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है। फिर हम लोग अगले ही वीडियो में ग्रुप बी भी कर लेंगे, उसी में जिसमें कलर चेंज और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन वाली चीजें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको इसी तरह का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट बता दें, है ना। और इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाय ऑल, थैंक यू ऑल।